हेलो फ्रेंड्स। हमने लास्ट लेक्चर में ग्लूकोज के बारे में पढ़ लिया था। अब एक दूसरा मोनोसैकेराइड देख रहे हैं, फ्रुक्टोज। जो फ्रुक्टोज है ना, वो कीटो एक्सोस है। फ्रुक्टोज कौन सा है? कीटो एक्सोस। हेक्सोस मतलब 6 कार्बन, और कीटो मतलब इसमें कार्बोनिल ग्रुप है। तो यार ना, फ्रुक्टोज है वो कीटो हेक्सोस है। मतलब इसमें 6 कार्बन है, हेक्सोस मतलब 6 कार्बन, और कीटो ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड। ये फ्रूट्स में से मिलता है, देयरफॉर इट इज नोन एज फ्रूट शुगर। तो फ्रुक्टोज इज ऑल्सो नोन एज फ्रूट शुगर। भाई, इंडस्ट्रियली इंडस्ट्री में हम फ्रुक्टोज कैसे बना सकते? तो सुक्रोज है, सुक्रोज का हम हाइड्रोलिसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स या इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स और एसिड। तो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मिलता है। क्या मिलता है? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मिलता है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ग्लूकोज में आल्डिहाइड ग्रुप है, पढ़ चुके हैं। फ्रुक्टोज में कौन सा ग्रुप है? कीटोन। ग्लूकोज में हम स्ट्रक्चर देखा था, स्ट्रक्चर देखने के बाद एविडेंस भी देखे थे। फ्रुक्टोज में एविडेंस नहीं है। तो फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर कैसा है? स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो देखो, ये ना सुक्रोज से ग्लूकोज मिलता है ना, वो हमने देखा था प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज में। हाँ, हमने अल्कोहल में भी देखा था, इथेनॉल की प्रिपरेशन में। फर्स्ट पॉइंट, इन्वर्टेज एंजाइम के। तो सुक्रोज से आपको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज इक्विमोलर मिक्सचर मिल जाता है। ठीक है? तो फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर, तो एक्सो से मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5। और कीटो एक्सेस मतलब सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है। सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप कभी भी टर्मिनल पे नहीं है, तो सेकंड पोजीशन पे कीटोन रख दो, और बाकी सब में ओ एच ग्रुप रख दो, जिस तरह ग्लूकोज में रखते थे। तो देखो क्या फर्क है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड था, फ्रुक्टोज में कीटोन ग्रुप है। फ्रुक्टोज में कौन सा ग्रुप है? कीटोन। याद रखना कौन सा है? कीटोन। कौन से पोजीशन पे है? सेकंड पोजीशन। अब सब कार्बन पे रख दो ओ एच, लेकिन थर्ड वाला कार्बन होगा ना, याद है ना, वो आड़ो फाट है, ओ एच। यहां पे ओ एच। बाकी सब में मैं राइट हैंड से लिख रहा हूं। क्यों राइट हैंड से लिख रहा हूं? मैं डेक्स्ट्रो लिख रहा हूं, और अकॉर्डिंग टू वैलेंस ही पुट एच। ये हो गया फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर। तो फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर में क्या याद रखना है? 6 कार्बन है। सेकंड पोजीशन पे क्या है? कीटोन। मैं डेक्स्ट्रो लिख रहा हूं, सॉरी डेक्स्ट्रो नहीं, कैपिटल डी लिख रहा हूं। मतलब कायरल सेंटर, जो लास्ट कायरल सेंटर होगा। तो फ्रुक्टोज में कितने कायरल सेंटर है? देखो तो 3। यहां पे देखो 2 एच है ना, सेम है, तो वो कायरल सेंटर नहीं है। इसमें 4 है ही नहीं, तो ये नहीं है। 1 2 3। तो ग्लूकोज में कितने? यहां पे देखो, एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, तो ये भी नहीं है कायरल सेंटर। तो ग्लूकोज में 4 कायरल सेंटर थे, फ्रुक्टोज में 3 है। तो लास्ट वाले में देखो ओ एच कौन सा है? राइट हैंड साइड है, तो हम क्या लिखेंगे? डी। तो डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा है? फिशर, एमिली फिशर ने बताया था कि ओ एच ग्रुप थर्ड पोजीशन वाला उल्टा, बाकी सब में राइट हैंड साइड। और ना, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स है ना, रट्टा लगाने का एक तरीका बताता हूं। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स है ना, वो कैपिटल डी होगा तो प्लस होता है। फ्रुक्टोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स है जो डी है लेकिन माइनस है, मतलब लीवो रोटेटरी है। मतलब यदि फ्रुक्टेस पे आपको प्लेन प्रोलाइट पास करेंगे, तो वो कहां पे रोटेट करेगा? लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करेगा। तो याद रखना। चलो देखते हैं फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर क्या है। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर क्या है भाई? फ्रुक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर क्या है? बोलो कितने कार्बन है? 6। 1 2 3 4 5 6। सेकंड पोजीशन पे कीटोन ग्रुप। सब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। ओके, हर एक कार्बन पे ओ एच, लेकिन थर्ड पोजीशन पे उल्टा। मैं सब भी जगह पे राइट हैंड से लिख रहा हूं।
और अकॉर्डिंग टू वैलेंसी पुट हाइड्रोजन। आप ऐसा भी लिख सकते हो भाई, चलो यहाँ पे H नहीं लिखना है, कर दो CH2OH। सेम वे यहाँ पे भी C। चलो ये हो गया फ्रुक्टोज। और देखो लास्ट कायरल सेंटर पे OH, राइट हैंड साइड पे तो डैश, तो कैपिटल D, और यहां पे लीवो रोटेटर ये तो D माइनस फ्रुक्टोज। ये फ्रुक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर। जिस तरह ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर देखा था, इस तरह फ्रुक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब ओपन साइक्लिक स्ट्रक्चर देखना है, तो जिस तरह ग्लूकोज में फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन के बीच में रिंग बनती थी, यहां पे सेकंड और फिफ्थ कार्बन के बीच में बनेगा। कौन सा बनेगा बोलो? सेकंड और फिफ्थ कार्बन के बीच में साइकिल बनेगी। चलो कैसे बनती है वो मैं देख लूं। तो पहले 6 कार्बन लिख दो, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। यहां पे लिख दिया CH2H, यहां पे डबल बॉन्ड O, यहां पे OH 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 OH। अकॉर्डिंग टू वैलेंसी पुट हाइड्रोजन। यहां पे H H H CH2OH। चलो देखते हैं। तो सेकंड पोजीशन वाले कार्बोनिल ग्रुप और फिफ्थ, सेकंड और फिफ्थ के बीच में रिंग बनेगी। तो सेकंड पोजीशन पे जो C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन पे जो CH2OH है ना, उसको मैं यहां लिख देता हूं, ऊपर से मिटा देता हूं। ये CH2OH यहां के बदले यहां कर दिया। अभी तो कुछ मैंने चेंज नहीं किया भाई। क्या चेंज किया? जो CH2H यहां पे लिखा था साइड पे लिख दिया। अब देखो एडिशन रिएक्शन होगा, तो यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देता हूं, डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड। तो देखो क्या होगा, यहां पे जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है ओपन चेन स्ट्रक्चर में, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। और फिफ्थ पोजीशन पे H जो है, वो H आ जाएगा O के साथ। तो फिफ्थ पोजीशन से H चला जाएगा। फिफ्थ पोजीशन से कौन गया? H। तो फिफ्थ पोजीशन पे जो OH था उनमें से H यहां पे आ गया। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड टूट गया, डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया। ऑक्सीजन के पास कौन गया? H। और जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन है एक कार्बन के साथ साइकिल में रिंग में आ जाए। तो ये डी फ्रुक्टो से बना अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोस। उसका नाम फ्रुक्टोफ्यूरानोस क्यों बना? ये रिंग में कितने मेंबर है? तो देखो 1 2 3 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन, मतलब 5 मेंबर रिंग है। तो फ्रुक्टोज में याद रखना, फ्रुक्टोज में 5 मेंबर रिंग है, जिनमें रिंग में 1 2 3 4 कार्बन और यहां पे है ऑक्सीजन। तो 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, मतलब 5 मेंबर रिंग है। और एक फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर 5 मेंबर रिंग फ्यूरान से मिलता जुलता है। किससे मिलता जुलता है? फ्यूरान से। इसलिए उसका नाम देख लिया फ्रुक्टोफ्यूरानोस। ग्लूकोज में क्या किया था? ग्लूकोपाइरेनोस। इसमें 6 मेंबर रिंग थी, 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। यहां पे फ्यूरानोस, जिसमें 5 मेंबर रिंग है, 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। ओके। ग्लूकोज में पहला कार्बन है ना, वो एनोमेरिक कार्बन था। बताओ फ्रुक्टोज में कौन सा कार्बन एनोमेरिक कार्बन है? तो एनोमेरिक कार्बन क्या होता है याद करो। तो याद करो, ग्लूकोज में पढ़ाया था कि एनोमेरिक कार्बन क्या होगा। तो आपको देखना है कि जब वो ओपन चेन स्ट्रक्चर था, तो ओपन चेन स्ट्रक्चर में जिस कार्बन पे कार्बोनिल ग्रुप हो,
या CHO ग्रुप हो, वो कार्बन को बोलेंगे एनोमेरिक कार्बन। तो बताओ ओपन चेन स्ट्रक्चर में कौन सा पोजीशन? सेकंड पोजीशन। ये सेकंड वाला कार्बन देखो, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला। तो फ्रुक्टोज में सेकंड वाला कार्बन वो एनोमेरिक कार्बन है, याद रखना। ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन जो है वो एनोमेरिक कार्बन है, और फ्रुक्टोज में जो सेकंड कार्बन है वो एनोमेरिक कार्बन है। यहां पे गड़बड़ मत करना। अब देखो, अल्फा से मुझको बीटा बनाना है, बीटा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज। तो क्या बनाएंगे? अल्फा से बीटा करना क्या था? सिर्फ और सिर्फ एनोमेरिक कार्बन जो होता है ना, वो एनोमेरिक कार्बन पे आपको पोजीशन चेंज करनी है। तो सेकंड पोजीशन जो एनोमेरिक कार्बन है, तो यहां पे ले लेना है OH, यहां पे लेना है CH2OH, बाकी सब डिट्टो। तो याद रखना, कैपिटल डी से कैपिटल एल बनाना हो तो मिरर इमेज करनी है, कैपिटल डी से कैपिटल एल करना हो तो मिरर इमेज करनी है। लेकिन जब आपको अल्फा से बीटा करना है, जब आपको अल्फा से बीटा करना होता है, तब आप क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ एनोमेरिक कार्बन पे जो अरेंजमेंट है वो चेंज कर लो, बाकी सब डिट्टो। तो देखो फर्स्ट पोजीशन, यहां फर्स्ट कार्बन, यहां फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहां पे H लिखना, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स। ये अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज और ये बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज। बोलो गुड डाउट? अच्छी तरह समझ लेना, ग्लूकोज के साथ कंपैरिजन करके याद रखना, तब आप अच्छी तरह कर पाएंगे। नेक्स्ट हावर्थ स्ट्रक्चर। चलो, अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज स्ट्रक्चर याद करना, फिर से याद कर लेते हैं। चलो, फ्रुक्टोज का कितने कार्बन? 6, 1 2 3 4 5 6। फ्रुक्टोज है ना, एक्सो से 6 कार्बन, कीटोन ग्रुप है सेकंड ग्रुप में। याद रखना, एल्डिहाइड जो था, सॉरी ग्लूकोज था, उसमें फर्स्ट पोजीशन पे एल्डिहाइड था, फ्रुक्टोज में सेकंड पोजीशन पे कीटोन। यहां पे OH थर्ड पोजीशन पे उल्टा होगा, OH 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 OH, अकॉर्डिंग टू वैलेंसी पुट हाइड्रोजन। अब उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना, तो फर्स्ट N फिफ्थ पोजीशन पे, तो फर्स्ट पोजीशन पे यहां पे जो CH2 है जो वो साइड पे कर देता हूं, तो फर्स्ट वाला जो है वो मैंने साइड पे कर दिया, CH2OH। ठीक है, यहां पे एडिशन रिएक्शन होगा तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड, तो C सिंगल बॉन्ड। फिफ्थ पोजीशन से H चला जाएगा, कहां पे चला जाएगा भाई? ऑक्सीजन के पास, और ये यहां पे रिंग बना। ये कार्बन कौन सा है? एनोमेरिक कार्बन। तो फ्रुक्टोज में सेकंड पोजीशन वाला कौन सा है? बोलो एनोमेरिक कार्बन। अब अल्फा सबको बीटा करना हो तो क्या कर देंगे? सिर्फ ए पोजीशन चेंज कर लो। अब मुझको बताना है हावर्थ स्ट्रक्चर। हावर्थ स्ट्रक्चर में देखो कितना मेंबर रिंग है? 5 मेंबर रिंग है, उनमें से 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। कैसा है बोलो? 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 4, लेकिन टोटल कार्बन तो कितने होते हैं? 6। तो टोटल कार्बन 6 होते हैं, तो हम क्या करेंगे? इसके ऊपर आएगा पहला पोजीशन, चलो देखो, चलो ए सेकंड कार्बन है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और फिफ्थ के ऊपर छठा कार्बन CH2OH और H, जो हमने ग्लूकोज में किया था। ग्लूकोज में कितने कार्बन थे देखो तो? ग्लूकोज में 6 मेंबर रिंग था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कार्बन, छठा ऊपर लिख देते थे ना, CH2OH और H। यहां पे देखो फ्यूरान स्ट्रक्चर है, 5 मेंबर रिंग, 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन। ये नंबर स्टार्ट करता हूं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ,
फिफ्थ, और छठा वाला कार्बन ऊपर जाएगा जिस तरह ग्लूकोज में लिखते थे इस तरह। तो ग्लूकोज के साथ कंपेयर कर लिया यहां पे। तो फ्रुक्टोज में 5 मेंबर रिंग है, रिंग में 4, फिर से देख लो एक, चलो फ्रुक्टोज में ना रिंग में 5 मेंबर रिंग है, फ्रुक्टोज कितना मेंबर रिंग है बोलो, 5 मेंबर रिंग है, जिसमें 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, कार्बन 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 कार्बन, 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। अब ये फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर देखना है, देखो तो यहां पे सेकंड पोजीशन पे कौन है, CH2H और CH, इसको लिखना है तो ऊपर कौन जाएगा भाई, CH2OH, नीचे OH। राइट हैंड से जब हावर्थ प्रोजेक्शन लिखो ना, राइट हैंड को नीचे डाउन लिखना है। यहां पे क्या हो जाएगा, थर्ड पोजीशन पे उल्टा OH, फोर्थ पोजीशन पे HOH, और 5 के ऊपर होगा छठा कार्बन CH2OH और AH। ये अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज। चलो अब मुझको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, बीटा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज। बोलो याद करो, ग्लूकोज में पढ़ाया था, अभी भी पढ़ाया था, अल्फा से बीटा करना है तो क्या करना है, तो बोलो फ्रुक्टोज में कौन सा पोजीशन वाला, एनोमेरिक, सेकंड वाला पोजीशन वाला कार्बन एनोमेरिक कार्बन है, तो सेकंड वाले पे ही सिर्फ पोजीशन चेंज करनी है। देखो सेकंड वे पोजीशन चेंज कर लो, ऊपर हो जाएगा OH, नीचे हो जाएगा CH2OH, बाकी सब डिट्टो, OH H H OH CH2। तो अल्फा से बीटा कन्वर्ट करना है तो सिर्फ एनोमेरिक कार्बन जो है वो एनोमेरिक कार्बन पे ही आपको पोजीशन चेंज करनी है, हर एक जगह पोजीशन चेंज नहीं करनी है। D2L करो तो समझ में आ गया था। नेक्स्ट पॉइंट, तो 2 मोनोसैकेराइड हमारे सिलेबस में है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज दोनों कंप्लीट हो गए हैं, अच्छे एग्जाम में आने के बहुत सारे चांसेस है। एग्जाम में नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट्स अच्छी तरह आता है, उनमें से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं डाइसैकेराइड। भाई डाइसैकेराइड का हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, विथ एसिड हाइड्रोलिसिस कर दो या विथ एंजाइम हाइड्रोलिसिस कर लो। डाइसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस करने से मोनोसैकेराइड के 2 यूनिट मिलेंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस करने से आपको 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे मोनोसैकेराइड। ये दोनों मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं। सुक्रोज डाइसैकेराइड है, उसका हाइड्रोलिसिस करने से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, डिफरेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। यदि माल्टोज है तो दोनों में ग्लूकोज ही मिलेगा, मतलब डाइसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस करने से 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे मोनोसैकेराइड के, वो सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब रिवर्स सोचो, डाइसैकेराइड बनेगा कैसा, तो कि 2 मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे तो क्या बनाएगा, डाइसैकेराइड। ये 2 मॉलिक्यूल कौन सी बॉन्ड से कंबाइन होगा, तो याद रखना ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, कार्बोहाइड्रेट्स में आपको कौन सा बॉन्ड दिखाई दे देता है, तो याद रखना ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कार्बोहाइड्रेट्स में कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो 2 मोनोसैकेराइड के यूनिट के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होने से डाइसैकेराइड बनता है। बोलो याद रहेगा, डाइसैकेराइड कैसे बनेगा, 2 मॉलिक्यूल मोनोसैकेराइड के यूनिट के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से डाइसैकेराइड। चलो हम देखते हैं सुक्रोज। तो डाइसैकेराइड में हम पहले देखते हैं सुक्रोज। सुक्रोज क्या है, तो सुक्रोज C12H22O11, हमने रिएक्शन देखी है हमने, हाँ 4 बार देख ली। अल्कोहल का मैन्युफैक्चर, इथेनॉल की मैन्युफैक्चरिंग में, ग्लूकोज के प्रिपरेशन में, प्रिपरेशन ऑफ फ्रुक्टोज में देख लिया। तो सुक्रोज C12H22O11 उसका हाइड्रोलिसिस करते विद एसिड या एंजाइम, तुमको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का इक्विमोलर मिक्सर मिलता है। तो याद रखना D प्लस ग्लूकोज एंड D माइनस फ्रुक्टोज। प्लस ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज जो होता है ना वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, फ्रुक्टोज जो मिलता है वो लीवो रोटेटरी मिलता है, याद रखना। तो सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करने से
जो ग्लूकोज मिलता है वो डेक्स्ट्रोरोटरी मिलता है, और फ्रुक्टोज जो मिलता है वो लिवोरोटरी है, और दोनों का इक्विमोलिक्यूलर मिक्सचर है, दोनों का प्रपोजन सेम होगा। अब अच्छी तरह समझना कि यदि मुझको सुक्रोज बनाना है, यदि मुझको सुक्रोज बनाना है तो किससे बनेगा, तो याद आपको ये करना है, ये अच्छी तरह याद कर लो। डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज का C1OC2 लिंकेज होगा। कौन सा होगा बोलो, डी ग्लूकोज, तो अल्फा डी ग्लूकोज का C1 कार्बन, बीटा डी फ्रुक्टोज का C2 कार्बन के बीच में लिंकेज होगी। तो याद रखना कौन सा बोलो, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज के बीच में कौन सी लिंकेज है, C1OC2। चलो देखते हैं, चलो कौन सा है बोलो, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज C1OC2। C2 किसका था देखो तो, बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज। तो ये याद रखना है आपको, स्टार्च की फॉर्मूला बना, सॉरी सुक्रोज की फॉर्मूला बनाना तैयार रखना, अल्फा डी ग्लूकोज का C1, बीटा डी फ्रुक्टोज का C2। तो देखो बीटा डी फ्रुक्टोज का C2। तो पहले आपको अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद कर लो। अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है, ग्लूकोज 6 मेंबर रिंग है, उनमें से एक ऑक्सीजन है, डी है, तो क्या होगा, HOH, सेकंड पोजीशन पे HOH, ए फर्स्ट ए सेकंड, थर्ड पे उल्टा OH H, 4 पे क्या हो जाएगा HOH, फिफ्थ पोजीशन पे कार्बन भी ऊपर को छठा कार्बन आएगा CH2H और AH। ये हो गया अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब आपको बीटा डी फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर देखना है। तो बीटा डी फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर देखने से पहले आपको कौन सा रटा हुआ है देखो तो, अल्फा डी फ्रुक्टोज का रटा हुआ है ना, तो पहले आप अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर याद कर लो कि भाई 5 कार्बन रिंग है, ए सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। चलो यहां पे लिखता हूं, चलो देखो मैं पहले लिख रहा हूं अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। मतलब 5 कार्बन रिंग है, 5 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 कार्बन। यहां पे अल्फा का क्या होगा, CH2OH H, सेकंड पोजीशन पे। थर्ड पोजीशन उल्टा होगा, ये सेकंड कार्बन है, देखो आगे ही ड्रॉ किया था, ये रहा CH2H और OH, सॉरी CH2H और OH। तो फिर से बता दूं, नहीं तो स्ट्रक्चर में दिक्कत हो तो। थर्ड पोजीशन पे HOH, लेकिन उल्टा है तो OH H। फोर्थ पोजीशन पे HOH, फोर्थ पोजीशन पे HOH फोर्थ, और फिफ्थ के ऊपर आएगा छठा कार्बन CH2OH और H। ये अल्फा डी फ्रुक्टोज है। कौन सा है बोलो, अल्फा डी फ्रुक्टोज। अब आपको अल्फा डी से बीटा डी लिखना है। बोलो अल्फा डी से बीटा डी लिखना हो तो क्या करेंगे आप, भाई अल्फा डी से आपको बीटा डी लिखना है तो उस एनोमेरिक कार्बन कौन सा है, सेकंड, उस पर उल्टा कर दो तो ऊपर चला जाएगा OH, नीचे आ जाएगा CH2। तो फ्रुक्टोज में सेकंड कार्बन है, वो सेकंड कार्बन एनोमेरिक कार्बन है,
तो सेकंड पोजीशन पे चेंज हो जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा OH, नीचे आ जाएगा CH2। ऊपर चला गया OH, नीचे आ गया CH2। ओके, चलो अब मुझको कौन सी लिंकेज करनी है? अल्फा डी ग्लूकोज हो गया, ये बीटा डी फ्रुक्टोज बन गया। C1 और C2 लिंकेज करनी थी, फर्स्ट कार्बन के साथ सेकंड कार्बन आना चाहिए। अब फर्स्ट कार्बन के साथ सेकंड कार्बन आना चाहिए तो उसको उल्टा करना है, ऐसा। अब उसको उल्टा कर दे तो देखो क्या होता है ना, ऐसा है ना, ऐसा मान लो, ऐसा है ना, तो मुझको ऐसा करना है। तो जो सेकंड वाला कार्बन यहां पे है वो यहां पे आ जाएगा ना, ऐसे को ऐसा करना है। तो जो सेकंड कार्बन यहां पे है वो यहां पे आ जाएगा, और जो फिफ्थ कार्बन यहां है वो यहां पे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताओ? दूसरा चीज देखो, तो यहां पे जो आगे है ना उसको मैं ऐसे करूंगा, तो जो आगे था, देखो ए आगे है, ये प्लेन है तो प्लेन के आगे है, उसको मैं ऐसा करता हूं तो जो आगे है वो पीछे हो जाएगा, पीछे वो आगे हो जाएगा। तो देखो उसको मैं जैसे ही ऐसा करता हूं, तो पहले ये बात सोचो ऐसा क्यों किया कि ये फर्स्ट कार्बन और ये सेकंड कार्बन का बीच कॉम्बिनेशन करना है, तो उसको सेकंड को यहां पे आना पड़ेगा, इसीलिए मैंने उल्टा किया। तो इसको ऐसा उल्टा करने से ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा CH2OH OH, यहां पे उल्टा हो जाएगा HOH, यहां पे उल्टा हो जाएगा OHH, यहां पे उल्टा हो जाएगा CH2। बोलो बात समझ में आ रही है? इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या किया? अल्फा डी फ्रुक्टोज याद किया, अल्फा डी फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर याद करने के बाद उसको बीटा करने के लिए एनोमेरिक के पोजीशन बदल दिया। अब मुझको ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है आपको कि भाई सुक्रोज जो बनाना हो इसमें किसका कॉम्बिनेशन है। मैं ऊपर लिख देता हूं, सुक्रोज के बनाने के लिए अल्फा डी प्लस ग्लूकोज प्लस बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज का कॉम्बिनेशन है, जिसमें C1OC2 मतलब ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन ए रहा, फ्रुक्टोज का सेकंड कार्बन, तो फ्रुक्टोज का सेकंड ये है, उसको यहां पे कनेक्ट करना है, इसलिए उसको उल्टा कर दिया। अब ये दोनों के बीच में ग्लाइकोलिक लिंकेज बनेगी, तो यहां पे OH OH का कॉम्बिनेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, OH OH चला गया, बचा कौन? एक O। तो एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो बताओ आपको याद क्या करना है कि अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज का C1OC2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा। ये जो बना उसको हम बोलते हैं सुक्रोज। क्या बोलते हैं उसको? जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था तब बताया था रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। आपको ये सुक्रोज का स्ट्रक्चर देखिए भाई, आपको ये ना वो सुक्रोज के स्ट्रक्चर में नहीं लिखना है भाई, हाँ एग्जाम में सुक्रोज का स्ट्रक्चर यही लिखना है। तो सर आपने ये क्यों लिखा? भाई याद करने के लिए। अल्फा डी ग्लूकोज से बीटा बनाया, बीटा डी से उसको 2 कार्बन के साथ लिंकेज करने के लिए उल्टा किया। हाँ चलो, सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर या नॉन रिड्यूसिंग? स्ट्रक्चर से कैसे पता चला? आपको स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर में जो एनोमेरिक कार्बन था यदि उस पे फ्री OH ग्रुप होगा तो वो रिड्यूसिंग शुगर, और नहीं हो तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर। चलो यहां पे देखो, तो ये अल्फा डी तो उसमें फर्स्ट कार्बन वो एनोमेरिक कार्बन है, उसमें फ्री OH नहीं है। अब फ्रुक्टोज देखो, उसमें सेकंड पोजीशन पे देखो एनोमेरिक कार्बन, इसमें फ्री OH नहीं है, तो वो कौन सा हुआ? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो याद रखना ग्लूकोज जो है वो रिड्यूसिंग शुगर है, फ्रुक्टोज है रिड्यूसिंग शुगर है, लेकिन सुक्रोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज का
ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होने से जो सुक्रोज बनता है वो सुक्रोज वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू याद रखना, सुक्रोज कैसा है बोलो, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। क्यों, कैसे बताया जाएगा, तो सुक्रोज के स्ट्रक्चर में जो एनोमेरिक कार्बन है ए और ए दो एनोमेरिक कार्बन है, वहां पे फ्री OH नहीं है एनोमेरिक कार्बन पे, इसलिए बोल देंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा तो वो फेरिंग के साथ रिएक्शन नहीं देगा, टैलिंग के साथ टॉलेंस रिएजन के साथ रिएक्शन नहीं देगा। बोलो बात समझ में आ रही है। दूसरा भी सुक्रोज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सुक्रोज हो वो सुक्रोज को हमको इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। सुक्रोज को क्या बोलते हैं हम, इन्वर्ट शुगर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, सुक्रोज को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर। क्यों इन्वर्ट शुगर बोलते हैं, जो सुक्रोज है वो सुक्रोज डेक्स्ट्रा रोटेटरिंग है। सुक्रोज कौन सा है बोलो, डेक्स्ट्रा रोटेटरी है। यदि मेरे पास सुक्रोज है तो यदि उसमें प्लेन प्रोलाइट पास किया जाऊंगा, मेरे पास समझो ये सुक्रोज है, एक एक कंपाउंड सॉलिड सुक्रोज है, यदि मैं प्लेन प्रोलाइट पास करूंगा तो वो कौन साइड रोटेट करेगा, राइट हैंड साइड रोटेट करेगा, प्लस डेक्स्ट्रो है। जैसे ये सुक्रोज को मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगा, जैसे सुक्रोज को मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगा उसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। उसका हाइड्रोलिसिस दो तरह से हो सकता है, विथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और एंजाइम। उसका हाइड्रोलिसिस होने से क्या बनेगा, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज का इक्विमोलर मिक्सचर मिलेगा। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज का इक्विमोलर मिक्सचर मिलता है। अब इक्विमोलर मिक्सचर में जो अल्फा डी ग्लूकोज मिलता है ना, वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। क्या है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और उसका रोटेशन वैल्यू कितना है, 52.5। मतलब यदि अल्फा डी ग्लूकोज पे यदि मैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करूंगा तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड 52.5 डिग्री रोटेट करेगा। और जो बीटा डी फ्रुक्टोज है वो लीवो रोटेटरी है, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को -92.4 डिग्री करेगा। मतलब ये जो सॉल्यूशन बनेगा, जैसे ही सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करने से जो सॉल्यूशन बनता है वो डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज का मिक्सचर है। इनमें से ये 52.5 रोटेट करेगा, ये -92.4 रोटेट करेगा। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होगी, ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, तो डी ग्लूकोज है वो 52.5 डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, डी फ्रुक्टोज है -92.4 लिवो रोटेटरी है। ये दोनों, ये 52.5 राइट हैंड साइड रोटेट करेगा, ये -92.4 डिग्री रोटेट करेगा। तो ओवरऑल हमको क्या दिखाई देगा कि जो मिक्सचर है वो लीवो रोटेटरी माइनस फॉर्म। क्यों भाई, ये 52.5 प्लस रोटेट करेगा, प्लस साइड राइट हैंड साइड 52 रोटेट करेगा, वो लेफ्ट हैंड साइड -92.54 रोटेट करेगा। तो किसका हो जाएगा, ओवरऑल इफेक्ट किसकी हो जाएगी, माइनस की इफेक्ट, मतलब लीवो रोटेटरी हो जाएगा। तो देखो, जब सुक्रोज अकेला था तो वो कौन सा रोटेटरी था, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जब उसको वाटर में डिसॉल्व किया, हाइड्रोलिसिस हो जाने के बाद वो किस तरह बिहेव कर रहा है, लीवो रोटेटरी। तो उसकी जो रोटेशन का डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है, और उसका रोटेशन का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, इसीलिए उसको इन्वर्ट हो जाता है। देयरफॉर इसको बोलते हैं इन्वर्ट शुगर। तो सुक्रोज इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्ट शुगर, और ये प्रोसेस को बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर। तो सुक्रोज है ना, मेरे हिसाब से एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज, बाद में सुक्रोज, बाद में फ्रुक्टोज, याद रखना। तो सुक्रोज अच्छी तरह कर लेना, कुछ डाउट हो तो पूछ लिया करो। चलो अब देखते हैं माल्टोज, दूसरा डाइसैकेराइड। तो पहले एक डाइसैकेराइड देखा हमने ग्लूकोज, सॉरी सुक्रोज, अब दूसरा डाइसैकेराइड देख रहे हैं माल्टोज। माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं हम, माल्टोज का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और एंजाइम्स। तो याद रखना है सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज मिलता है, अल्फा डी ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं। क्या मिलता है बोलो,
अल्फा डी ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल। तो आपको ये याद रखना है कि भाई माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करने पे अल्फा डी ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं। याद रहेगा, माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करने से अल्फा डी ग्लूकोज का 2 मॉलिक्यूल बनेगा। यदि आपको मोनोसैकेराइड से डाइसैकेराइड बनाना है माल्टोज, तो अल्फा डी ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल में C1OC4 लिंकेज होगा। ये याद करना है, ये याद कर लेना कि अल्फा डी ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल में C1OC4 लिंकेज होगा। कौन सा लिंकेज होगा? C1OC4। चलो अल्फा डी ग्लूकोज याद कर लो स्ट्रक्चर। अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर यहां पे होता है ऑक्सीजन। यहाँ पे फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ के ऊपर 6 कार्बन, CH2OH और यहाँ पे H। यहाँ पे क्या होगा? HOH। सेकंड पोजीशन पे HOH, थर्ड कार्बन उल्टा OHH, फोर्थ पोजीशन पे HOH, ये फिफ्थ। ये हो गया अल्फा डी ग्लूकोज, इसका फर्स्ट कार्बन, वो एनोमेरिक कार्बन है। तो ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन। अब देखना है अल्फा डी ग्लूकोज का ही दूसरा मॉलिक्यूल है, तो अल्फा डी ग्लूकोज का दूसरा मॉलिक्यूल लिखना है। फर्स्ट पोजीशन फिफ्थ CH2OH, फर्स्ट पोजीशन पे HOH, सेकंड पोजीशन पे H, थर्ड कार्बन उल्टा होगा OHH, फिफ्थ पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे HOH, फिफ्थ पोजीशन ये 6। यहां पे कौन सी लिंकेज हो रही है? C1OC4, मतलब इसका पहला कार्बन और इसका चौथा, तो उसका उल्टा करने की जरूरत नहीं पड़ती। सुक्रोज में जब सुक्रोज था ना, तब क्या था? C1OC2 लिंकेज था, मतलब दूसरे का C2 के साथ करना था, तो यहां पे दूसरे का तो चौथे के साथ करना है। जब C2 का करना होता तो हमको ऐसा करना पड़ता फ्रुक्टोज। अब तो हमको उल्टा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बोलो उसका पहला कार्बन और उसका चौथा, इसका पहला कार्बन OH, फोर्थ कार्बन से OH, क्या होगा बताओ? यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा दोनों में से, और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगी। क्या बनेगी? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये जो है ना, ये माल्टोज का स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। अब बताओ अल्फा डी ग्लूकोज जो है उसमें कौन सा कार्बन एनोमेरिक कार्बन है? फर्स्ट कार्बन एनोमेरिक कार्बन है। यहां पे फ्री OH है? नहीं है। लेकिन ये देखो तो ए एनोमेरिक कार्बन है भाई, फोर्थ कार्बन एनोमेरिक कार्बन नहीं है, ए कार्बन एनोमेरिक कार्बन। ग्लूकोज में फर्स्ट पोजीशन वाला वो एनोमेरिक कार्बन होता है, तो ये एनोमेरिक कार्बन है, तो एनोमेरिक कार्बन फ्री OH ग्रुप है, तो फ्री OH ग्रुप है, इसीलिए माल्टोज इज नोन एज रिड्यूसिंग शुगर। तो याद रखना माल्टोज एक कौन सी शुगर है? रिड्यूसिंग शुगर। क्यों? तो माल्टोज के स्ट्रक्चर में एनोमेरिक कार्बन पे फ्री OH है, इसीलिए वो रिड्यूसिंग शुगर है, इसीलिए वो टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन देगा, फेलिंग रिएजेंट के साथ रिएक्शन देगा। एक माल्टोज डाइसैकेराइड अच्छा है। आपके सिलेबस में 2 डाइसैकेराइड हो गया, कौन सा बोलो? माल्टोज, सॉरी पहला कौन सा देखा था हमने? हाँ सुक्रोज, फिर देखा हमने माल्टोज। थर्ड डाइसैकेराइड है लैक्टोज। लैक्टोज को हम मिल्क शुगर भी बोलते हैं, नाम से ही पता चल जाएगा। लैक्टोज को हम मिल्क शुगर क्यों बोलते हैं? क्योंकि लैक्टोज कहां से मिलता है? मिल्क से बनता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं मिल्क से। चलो लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करने से बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज मिलता है। ये आपको रट्टा लगा रहा है भाई। लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करने से क्या बनता है बोलो? बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। पहले याद करो, बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। चलो बीटा डी गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर कैसे याद करेंगे?
तो पहले आप अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद कर लो। कौन सा स्ट्रक्चर याद कर लो? अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है भाई? अभी हमने ड्रॉ ही किया था। पहला कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ ऊपर छठा, CH2OH। फर्स्ट पोजीशन पे HOH, सेकंड पे HOH, थर्ड पे उल्टा होगा OH H H। ये है अल्फा डी ग्लूकोज। अब अल्फा डी ग्लूकोज से आपको बीटा डी ग्लूकोज लिखना है। बोलो अल्फा डी से बीटा डी करना है तो क्या करेंगे बताओ? अल्फा डी से बीटा डी कर रहे हैं तो पहला कार्बन एनोमेरिक कार्बन है ग्लूकोज में, उस पर पोजीशन चेंज कर लो तो क्या होगा बताओ? ऊपर चला जाएगा OH, नीचे आ जाएगा H। ऊपर जाएगा OH, नीचे आ जाएगा H। यह है बीटा डी ग्लूकोज। अब बीटा डी ग्लूकोज से, तो बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आ गया, देखो तो ये रहा बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब बीटा डी ग्लूकोज से आपको बीटा डी गैलेक्टोज करना है। तो बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर समझ में आ गया भाई? क्या है बताओ? अल्फा डी ग्लूकोज का उल्टा कर दो पहले पोजीशन तो बीटा डी ग्लूकोज हो जाए। अब गैलेक्टोज करना है तो जो बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है उसमें थर्ड के साथ साथ फोर्थ वाला कार्बन भी उल्टा पोजीशन कर लो तो गैलेक्टोज हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? OHH। ए उल्टा क्यों हुआ मालूम है ना? अल्फा से बीटा किया। सेकंड पे क्या है बोलो? HOH। थर्ड पे उल्टा है એટલે OHH। फोर्थ पे भी उल्टा हो जाएगा, CH2OH और H। तो अल्फा डी ग्लूकोज के थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे जो उल्टा था ना, तो फोर्थ पोजीशन पे भी उल्टा कर दो तो ग्लूकोज से हो जाएगा गैलेक्टोज। स्ट्रक्चर अच्छी तरह समझ लेना, फिर से एक बार पढ़ा लेते। चलो क्या याद रखना है कि भाई लैक्टोज बनाना है तो कहां से बनेगा? बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज का कौन सा लिंकेज होगा वो याद रखने के लिए बोला था। देखो तो C1O C4, ये C1O, ये रट्टा लगा दो। कितना पॉइंट रट्टा लगाना है? चलो पहले अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद कर लो। ये पहला कार्बन, ए सेकंड, ए थर्ड, ए फोर्थ, ए फिफ्थ, ऊपर हो जाएगा CH2OH6 और ये। तो चलो अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है बोलो? HOH। सेकंड पोजीशन पे HOH, थर्ड पोजीशन पे उल्टा हो जाएगा OH, फोर्थ पोजीशन पे H। ये है अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब अल्फा डी ग्लूकोज से मुझको करना है बीटा डी ग्लूकोज। क्या करना है? यदि अल्फा से आपको बीटा डी ग्लूकोज करना है तो अल्फा डी ग्लूकोज में जो एनोमेरिक कार्बन है, कौन सा एनोमेरिक कार्बन है ग्लूकोज में? फर्स्ट, उसको उल्टा कर दो, मतलब उसकी पोजीशन उल्टा करने दो। ऊपर OH है, नीचे OH है, तो उल्टा कर दो, ऊपर चला जाएगा OH, नीचे जाएगा। एक कौन सा स्ट्रक्चर है बोलो? बीटा डी ग्लूकोज। अब तो याद रह गया होगा बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे है। चलो बीटा डी गैलेक्टोज ये कैसे बनाएंगे? तो ये जो बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है उसमें फोर्थ पोजीशन भी उल्टा कर दो तो देखो क्या है बोलो? OHH फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे HOH, थर्ड पोजीशन तो उल्टे ऑलरेडी पहले से है OHH,
फोर्थ में भी उल्टा कर दो, उल्ट से जैसा, तो OH H और ऊपर हो जाएगा CH2OH और H। मेरे हिसाब से अब आपको बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब स्ट्रक्चर समझने के बाद देखो कौन सी लिंकेज करना है। इसका पहला कार्बन वो एनोमेरिक कार्बन, और उसका चौथा कार्बन ये चौथा कार्बन। तो ये इसका पहला चौथा एक ही डायरेक्शन में, तो उल्टा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देखो इसमें क्या होगा, एक का OH जाएगा और एक का क्या जाएगा H। तो देखो यहां पे OH है और यहां पे OH, ये दोनों के बीच में ग्लाइकोसिलिक लिंकेज बनेगी, तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, तो यहां से OH गया, तो यहां से भी OH, और यहां क्या हो जाएगा बीच में ग्लाइकोसिलिक लिंकेज, मतलब वाटर मॉलिक्यूल ही रिमूव होगा, इसको बोलेंगे ग्लाइकोसिलिक लिंकेज। और एक क्या बन गया लैक्टोज, ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज। अब आप सोचो लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो उसके एनोमेरिक कार्बन एरा ग्लूकोज में फर्स्ट पोजीशन, यहां पे फ्री OH नहीं है। यहां पे देखो एनोमेरिक कार्बन कौन सा है, ए फर्स्ट कार्बन, यहां पे फ्री OH ए, देयरफॉर लैक्टोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर। तो एनोमेरिक कार्बन पे यदि फ्री OH होगा तो वो रिड्यूसिंग शुगर होगा, वो टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके सिल्वर मिरर देगा, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करके क्यूप्रस ऑक्साइड के रेड प्रेसिपिटेट्स देगा। ठीक है, तो लैक्टोज तो डाइसैकेराइड हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं पॉलीसैकेराइड। डाइसैकेराइड में कौन कौन से देखे, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, 3 देखे। अब देखते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड आर द मोस्ट कॉमनली फाउंड कार्बोहाइड्रेट्स इन नेचर। तो भाई कार्बोहाइड्रेट्स हम पढ़ रहे हैं, उसमें मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड, नेचर में कौन सा ज्यादा मिलता है, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड कलरलेस, टेस्टलेस, एमोर्फस पाउडर है। अब याद रखना कि भाई मोनोसैकेराइड जो है वो स्वीट इन टेस्ट है। मोनोसैकेराइड टेस्ट में कैसा है, स्वीट, लेकिन पोलोसैकेराइड जो है वो टेस्टलेस है। मोनोसैकेराइड कैसा है, स्वीट है, पॉलीसैकेराइड कैसा है, टेस्टलेस। यदि आप मकाई खाओ ना, मकाई का डूडा जो होता है वो खाने से स्वीट लगता है, लेकिन जब आप मकाई मेज आप प्रोविजन स्टोर से जो किराने की दुकान है वहां से लो, वहां से मकाई खाएंगे, वो आपको क्या लगेगा, टेस्टलेस लगेगा। क्यों, कि भाई जब आप डूडा से खाएंगे ना मकाई, वो खाने से स्वीट लगती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, सुक्रोज होता है, सॉरी क्या होता है, ग्लूकोज होता है, क्या होता है, ग्लूकोज। लेकिन वो जब ड्राई हो जाता है तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल कनेक्ट होके पॉलीसैकेराइड बना देता है। और पॉलीसैकेराइड कैसा है, टेस्टलेस, इसलिए टेस्टलेस। जब बनाना सोचो, जब कच्चा होता है उसको खाओ तो टेस्टलेस लगता है, लेकिन जब पक जाए तो स्वीट लगता है। क्यों, कि पहले जो टेस्ट जब बनाना कच्चा होता है तो उसमें पॉलीसैकेराइड स्टार्च होता है, वो टेस्टलेस होता है। जब पक जाए तो वो स्टार्च का पॉलीसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस होके ग्लूकोज के बहुत सारे यूनिट बना लेते हैं, इसीलिए वो स्वीट लगता है। आप समझो, हम जो रोटी खाते हैं, हाँ, वो रोटी में स्टार्च होता है, रोटी जो खाते हैं जो पॉलीसैकेराइड है मान लो, चलो, तो जो पॉलीसैकेराइड है तो खाने से कैसा लगेगा, टेस्टलेस। तो हम बुजुर्ग हमको बताते थे कि रोटी चबा चबा के खाओ तो स्वीट लगती है, तो रोटी चबा चबा के खाओगे तो क्या होगा, उसमें जो पॉलीसैकेराइड है उसका हाइड्रोलिसिस होके बहुत सारे मोनोसैकेराइड के यूनिट्स बन जाएंगे। और मोनोसैकेराइड यूनिट कैसे है, टेस्ट इन स्वीट इन टेस्ट। तो रोटी चबा चबाने खाने से हमको स्वीट टेस्ट में लगती है, इसका रीजन ये है कि पॉलीसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस होके क्या बन जाता है, मोनोसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस करने से लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स बनता है। चलो, तो पॉलीसैकेराइड कलरलेस है, टेस्टलेस है, एमोर्फस पाउडर है, प्ले विटाल रोल इन प्लांट एंड एनिमल लाइफ। भाई पॉलीसैकेराइड है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है, प्ले इन प्लांट एंड एनिमल लाइफ में, बाय एक्टिंग फूड स्टोरेज मटेरियल। तो हमारे बॉडी में जो फूड स्टोरेज हो रहा है इन फॉर्म ऑफ पॉलीसैकेराइड।
इसलिए हम कई दिन भूखे रह सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में पॉलीसैकेराइड स्टोर हो सकता है, तो वो फूड स्टोरेज की तरह बिहेव कर रहा है, मटेरियल की तरह। अब हम पढ़ते हैं पॉलीसैकेराइड में, पहला देखते हैं हम स्टार्च। पॉलीसैकेराइड में तो देखो पॉलीसैकेराइड के बारे में लिखा था, कलरलेस, टेस्टलेस, एमोर्फोस पाउडर्स, मोस्ट इंपोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स है, प्लांट्स और एनिमल में इंपॉर्टेंट रोल करता है बाय एक्टिंग एज ए फूड स्टोरेज मटेरियल, स्ट्रक्चर मटेरियल की तरह। तो उसमें पहले पॉलीसैकेराइड देखते हैं स्टार्च। स्टार्च इज ए इंपॉर्टेंट स्टोरेज मटेरियल, तो हमारी बॉडी में, एनिमल की बॉडी में, सॉरी प्लांट की बॉडी में इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्च इज इंपॉर्टेंट स्टोरेज मटेरियल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डायटरी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। एज ए डाइट मिलता है, एज ए कार्बोहाइड्रेट सोर्स, फाउंड इन सीरियल्स में है, रूट्स, ट्यूबर्स एंड सम वेजिटेबल्स में हमको मिलता है। स्टार्च क्या है तो याद रखना, पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। स्टार्च क्या है? पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, पढ़ लेना है। स्टार्च तो याद रखना, स्टार्च पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है तो याद रखना अल्फा डी ग्लूकोज, मतलब अल्फा डी ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल, अल्फा डी ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ जाएंगे तो स्टार्च बनाएंगे। अब अल्फा डी ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ेंगे, उसमें दो तरह के कंपोनेंट है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्च में दो तरह के कंपोनेंट है, एक एमाइलोज और दूसरा है एमाइलोपेक्टिन। स्टार्च में दो तरह के कंपोनेंट, एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन। ये रट्टा लगा दो। अमाइलोज सॉल्युबल इन वाटर, एमाइलोपेक्टिन आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये जो स्टार्च है ना, उसका 15 to 20% होता है। अमाइलोज कितना होता है बोलो? 15 to 20%। अमाइलोपेक्टिन कितना होता है स्टार्च का? 80 to 85%। अमाइलोज है वो ब्रांच चेन नहीं होगी, अनब्रांच चेन है। जब अमाइलोपेक्टिन हाईली ब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। चलो याद कर लो, जो स्टार्च है तो किसका पॉलीमर याद रखना? अल्फा डी ग्लूकोज। उसके दो कंपोनेंट होते, एक अमाइलोज, दूसरा होता है अमाइलोपेक्टिन। तो पहले मैं देखता हूं स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोज। अमाइलोज कैसे बनता है? अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद कर लो। क्या है बोलो? एच ओ एच, एच ओ एच, थर्ड पोजीशन पे उल्टा जाएगा ओ एच एच, एच ओ एच, 5 के ऊपर होगा छठा कार्बन CH2OH। ये हो गया अल्फा डी ग्लूकोज। बहुत सारे मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल? 200 से लेके 1000 तक अल्फा डी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल लिखना है। तो हमारे पास इतना तो टाइम नहीं, तो 3 लिखता हूं, उसके बेस पे आपको समझा दूंगा। एच एच, थर्ड पोजीशन पे उल्टा OH एच, फोर्थ पोजीशन पे HOH, फिफ्थ पोजीशन ऊपर क्या आ जाएगा? CH2OH, छठा कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, दूसरे एक और लिखता तो हो जाएगा H H, थर्ड पोजीशन पे उल्टा OH, फोर्थ पोजीशन CH2OH। तो मैंने अल्फा डी ग्लूकोज के 3 यूनिट लिखे अमाइलोज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। कितने होते हैं याद रखना? 200 से लेके 1000। अब एक कौन सी लिंकेज होगी बोलो? C1O C4, C1O C4 का बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी। तो अमाइलोज बनाने में अल्फा डी ग्लूकोज के कौन से मॉलिक्यूल में लिंकेज होती है याद रखना? C1O C4 लिंकेज होती है। कौन सी? C1O।
इसका फर्स्ट कार्बन, उसका फोर्थ कार्बन, यहां से जाएगा OH, यहां से जाएगा OH, और दोनों के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाए। सेम वे यहां भी देखो, इसका फर्स्ट कार्बन और इसका फोर्थ कार्बन, इसके फर्स्ट कार्बन से OH जाएगा, इसके फोर्थ कार्बन से OH जाएगा, और क्या बन जाएगा? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। सेम वे आप यहां भी सोच सकते हो, इसका कौन जाएगा? OH गया, दूसरे कंपाउंड का H, इसका H गया, दूसरे कंपाउंड का क्या जाएगा? OH, ये आगे जुड़ता रहेगा। यहां से गया था OH, ये आगे जुड़ता रहेगा। तो ऐसे 200 से लेके 1000 मॉलिक्यूल जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। ये कैसे शो किया मालूम है ना? यहां से H चला गया, दूसरे कंपाउंड का OH, मॉलिक्यूल का OH, यहां का OH, दूसरे कंपाउंड का H, जुड़ता जाए। ये बता रहा है जुड़ रहा है, जुड़ रहा है, जुड़ रहा है, उसका एंड नहीं है, लिखा है 3, मतलब जुड़ते जाओ, जुड़ते जाओ, जुड़ते जाओ। ओके, समझ में आ गया? तो ये एमाइलोस का स्ट्रक्चर है। तो देखो, ये अमाइलोस वो सॉल्युबल इन वाटर, चार्ज का कितना परसेंटेज होगा? 15 to 20%। और अल्फा डी ग्लूकोज के कितने यूनिट? 200 से लेके 1000। कौन सी लिंकेज बनेगी बोलो? C1O C4 लिंकेज। कौन सी लिंकेज बनेगी? C1O C4 लिंकेज। बोलो यहां तक किसी को कुछ प्रॉब्लम? फिर से देख रहे हैं, चलो क्या होगा? पहले देखो, एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं भाई, अल्फा डी ग्लूकोज। तो फर्स्ट पोजीशन पे H, सेकंड पोजीशन पे H, थर्ड पोजीशन उल्टा जाएगा OH, फोर्थ पोजीशन पे HO, ये 5 के ऊपर आएगा छठा कार्बन CH2OH। दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ, पहले पोजीशन पे H, सेकंड पोजीशन पे H, थर्ड पोजीशन पे उल्टा होगा। क्या हो रहा है? OH, फोर्थ पोजीशन पे H, फिफ्थ पोजीशन पे ऊपर आएगा छठा कार्बन CH2OH। और एक स्ट्रक्चर, फर्स्ट पोजीशन पे H, सेकंड पोजीशन पे H, थर्ड पोजीशन पे उल्टा OH, H, OH, ऊपर जाएगा CH2OH। चलो क्या होगा उसमें बोलो? एमाइलोज में एक का फर्स्ट कार्बन और दूसरे का फोर्थ कार्बन के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगी। तो यहां से कौन जाएगा भाई? OH, एक से क्या जाएगा? OH, एक से क्या जाएगा? H। तो यहां से गया मान लो H, यहां से गया OH, दोनों के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन गई। वो है ना बीच में, तो एक से गया H, एक से गया OH, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। सेम पे यहाँ पे उसी तरह पे एक का जाएगा OH, एक का जाएगा H, और दोनों के बीच में क्या बनेगा? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा। सेम भी आप बोल सकते हो कि यहाँ का गया H, यहाँ का गया H, OH, तो यहाँ का गया H, आप किसी से भी डाल सकते हो। तो यहाँ का गया H, ये आगे H, उसका गया OH, यहाँ का गया OH, उसका आगे का गया H, जुड़ते रहेंगे, जुड़ते जाएंगे। क्या बन गया है? एमाइलोज। क्या बन गया है? एमाइलोज। कितने मॉलिक्यूल कनेक्ट होते हैं? 200 से लेके 1000। फिर से पढ़ा रहा हूं, चलो।
ऑक्सीजन, फर्स्ट पोजीशन H, सेकंड पोजीशन H, थर्ड पोजीशन उल्टा OH, फोर्थ पोजीशन HOH, फिफ्थ के ऊपर 6 कार्बन CH2O। तो फिर से लिखता हूं अल्फा डी ग्लूकोज का। फर्स्ट पोजीशन पे H, सेकंड पोजीशन पे H, थर्ड पे उल्टा कर दो OH H, फोर्थ पोजीशन H, सिक्स पोजीशन ऊपर CH2OH और H। इसका फर्स्ट पोजीशन और इसका फोर्थ पोजीशन है ना, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ऊपर है 6। इसके बीच में एमाइलोज में बनेगा C1OC4, इसका फर्स्ट कार्बन, इसका फोर्थ पोजीशन, का फर्स्ट से जाएगा उससे फोर्थ से जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और बीच में क्या आ जाएगा ग्लाइकोसिड। ये भी हो गया एमाइलोज। अब मुझको बनाना है एमाइलोपैक्टिन। एमाइलोपैक्टिन में एमाइलोज जैसा तो है, होता ही है ऐसा, लेकिन एक चेन और दूसरे चेन के बीच में ब्रांच बनेगी और C1O6 लिंकेज होगी। तो याद रखना, अभी मैं एमाइलोपैक्टिन ही पढ़ा रहा हूं, स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोपैक्टिन। तो स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोज पैक्टिन में भी एमाइलोज की तरह C1OC4 लिंक तो होगी, साथ साथ में C1OC6 भी लिंकेज होगी। तो देखो ये 6 पोजीशन है ना, उसको मैं ऊपर लिख देता हूं, यहां से OH है ना और यहां से H। देखो यहां से गया, नीचे का गया OH, यहां से गया H और यहां पे आ गया ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। C1O6 और यहां पे C1OC4 लिंकेज है, C1OC4। तो एमाइलोपैक्टिन में दो तरह का होता है, C1OC4 और C1O6 लिंकेज। बोलो गुड डाउट। ये है स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोपैक्टिन। देखते हैं कि आगे क्या लिखा था। देखो तो स्टार्च के दो स्ट्रक्चर होते हैं, एमाइलोज और एमाइलोपैक्टिन। एमाइलोज है वो सॉल्युबल इन वाटर, एमाइलोपैक्टिन वो इनसॉल्युबल इन वाटर। कि ब्रांच बन गई, बहुत सारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया, तो वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। स्टार्च का 15 to 20% है, 85 to 85%। ये अनब्रांच चेन है। देखो यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं होती है, यहाँ पे देखो एमाइलोपैक्टिन में ब्रांच हो गई, एक ऊपर और दूसरे नीचे ब्रांच हो गई। हाईली ब्रांच पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। यहां दो तरह की लिंकेज होती है एमाइलोपैक्टिन में, C1OC4 और C1O6। तो अच्छी तरह याद रखना, स्टार्च अमाइलोज अमाइलोपैक्टिन। अमाइलोज में सिर्फ एक ही लिंकेज होती है C1O4, एमाइलोपैक्टिन में C1OC4 के साथ C1OC6 भी लिंकेज होती है। चलो अब देखते हैं सेल्यूलोज। अकर्स एक्सक्लूसिवली इन प्लांट्स। सेल्यूलोज जो है वो किस में होते हैं, प्लांट्स में होते हैं भाई। मेन कंस्टिट्यूट ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में जो सेल वॉल है ना, वो सेल्यूलोज से बने होते हैं। स्ट्रेट चेन पॉलीसैकेराइड है, कंपोज ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। तो बीटा डी ग्लूकोज के C1OC4 लिंकेज। तो बीटा डी ग्लूकोज क्या याद करेंगे, पहले आप अल्फा डी ग्लूकोज याद कर दो भाई। अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अभी हमने ड्रॉ ही किया था भाई, HOH HOH, थर्ड पे उल्टा OH फोर्थ पे HOH, 5 के ऊपर आएगा छठा कार्बन CH2H और H। बीटा करना है अल्फा से, आपको यदि बीटा करना है तो क्या करना है, यहां पे पोजीशन चेंज कर लो। तो ऊपर चला जाएगा OH, ऊपर चला जाएगा OH, नीचे चलेगा। ये बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। तो आपको याद रखना है चार्ज क्या है, बीटा डी ग्लूकोज में C1OC4 लिंकेज होगी। क्या याद रखना है बोलो, बीटा डी ग्लूकोज में कौन सी लिंकेज होगी बोलो, सेल्यूलोज में C1OC4। याद रहेगा, बीटा डी ग्लूकोज का C1OC4 लिंकेज। क्या देखते हैं, तो पहले बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो।
क्या होगा बोलो, बीटा डी ग्लूकोज में OH H, ये फर्स्ट कार्बन, ए सेकंड HOH, थर्ड पे उल्टा OH H, फोर्थ H, फिफ्थ CH2OH और H। ये हो गया बीटा डी ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर। तो दूसरा लिखता हूं यहां, पहले पे क्या हो जाएगा HOH, सेकंड बीटा डी ग्लूकोज में ऊपर OH आता है भाई, गड़बड़ कर दिया, क्या आएगा OH H, HOH, थर्ड पे उल्टा OH H, फोर्थ पे HOH, CH2OH और H। चलो एक और लिखता हूं, मैं किस तरह लिखता हूं समझ लो, एक ऊपर नीचे लिखता हूं यहां पे, वही देखना है कैसे लिख रहा हूं वो। फर्स्ट पोजीशन पे OH H, क्योंकि ये बीटा डी ग्लूकोज है, HOH, थर्ड पोजीशन पे उल्टा OH H, फोर्थ पोजीशन पे HOH, फिफ्थ पोजीशन पे CH2OH। ये बीटा डी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, बीटा डी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल कैसे बनता है, तो मैंने बताया था अल्फा डी ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन पे उल्टा करना है, याद रहेगा ना, बीटा डी ग्लूकोज कैसे बनता है, अल्फा डी ग्लूकोज का उल्टा करके बनाना है। तो बीटा डी ग्लूकोज का मैंने लिख दिया, बीटा डी ग्लूकोज में कौन सा होगा, C1OC4, मतलब इसका पहला कार्बन और उसका फोर्थ कार्बन, इसका पहला कार्बन और इसका फोर्थ कार्बन के बीच में ग्लाइकोसिलिक लिंकेज होगी, इसका पहला कार्बन इसका फोर्थ कार्बन, बोलो क्या होगा, इसका OH, इसका OH, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, बीच में क्या होगा O, एक ग्लाइकोसिलिक लिंकेज यहां पे बनेगी। चलो इसका पहला कार्बन पे OH, ये फोर्थ पोजीशन पे OH, तो यहां से जाएगा OH, यहां से जाएगा OH, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, ये ग्लाइकोसिलिक लिंकेज। सेम आप यहां पे लिख सकते हो, इसका OH से क्या जाएगा H, बता दो, और ये आगे यहां पे जुड़ती जाएगी। सेम वे यहां पे देखो, ये पहला पोजीशन, इसका फोर्थ पोजीशन ये रहा, इसका OH से जाएगा OH, तो वहां से कौन निकाला है भाई, H निकाला ना, तो यहां से जाएगा OH, ये आगे जुड़ता जाएगा, ये बन गया स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज। क्या बना बोलो, स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज। तो बीटा डी ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल लिखो, और C1OC4 लिंकेज करना है। कौन से लिंकेज करना है, C1OC4। तो आपको क्या याद रखना है कि भाई चलो सुक्रोज, सुक्रोज कैसे बना था, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज का C1OC2 लिंकेज। सुक्रोज के बाद आया था माल्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल बना था, C1OC4 लिंकेज। तो आपको याद रखना है इस तरह, लैक्टोज तो बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज का C1OC4 लिंकेज। फिर हमने पढ़ा पॉलीसैकेराइड में स्टार्च, अल्फा डी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन C1OC4, एमाइलोज में पहले में और एमाइलोपेक्टिन में C1OC4 और C1OC6 दोनों बनते हैं। फिर हमने देखा सेलुलोज, इसमें बीटा डी ग्लूकोज के C1OC4 लिंकेज, लेकिन स्टेप वाइज लिखना है, ऊपर नीचे ऊपर। चलो अब देखते हैं ग्लाइकोजन। स्टार्च की तरह ग्लाइकोजन भी स्टोरेज मटेरियल है, लेकिन वो एनिमल में, स्टार्च प्लांट में है, ग्लाइकोजन एनिमल में। तो स्टार्च प्लांट में स्टोरेज होगा कार्बोहाइड्रेट्स इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, whereas इन एनिमल स्टोरेज होगा इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। इस स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन, इसका स्ट्रक्चर सिलेबस में नहीं है, तो ग्लाइकोजन का जो स्ट्रक्चर है वो एमाइलोपेक्टिन के सिमिलर है, हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर, एंड इसी तरह इसको बोलते हैं एनिमल स्टार्च, उस इज नोन एज एनिमल स्टार्च। ना ग्लाइकोजन इज नोन एज एनिमल स्टार्च। हम क्यों इसको एनिमल स्टार्च बोल रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर स्टार्च जैसा है, हाईली ब्रांच है, और वो स्टार्च की तरह वो भी स्टोरेज मटेरियल की तरह यूज होता है। भाई ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में कहां पे होता है, लीवर, मसल एंड ब्रेन में। लीवर में स्टोरेज मटेरियल की तरह होता है,
मसल में, ब्रेन में, और प्लांट्स में कहां पे होता है? ईस्ट और फंगीज में भी होता है। तो हमारी बॉडी में जो स्टोरेज हो गया, तो जब बॉडी को जरूरत होगी एनर्जी, व्हेन बॉडी रिक्वायर्स एनर्जी, तो जो ग्लाइकोजन है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा टू ग्लूकोज, मतलब ग्लाइकोजन इज कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज और हमको एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन ग्लाइकोजन का ग्लूकोज किस प्रेजेंस में होगा? एक्शन ऑफ एंजाइम्स के प्रेजेंस में। तो याद रखना, ग्लाइकोजन है वो हमारी बॉडी में, एनिमल की बॉडी में स्टोरेज मटेरियल की तरह यूज हो रहा है। जिस तरह एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर है, इस तरह का ही उसका स्ट्रक्चर है, हाईली ब्रांच है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? बोलो, एनिमल स्टार्च। स्टार्च की तरह एनिमल में वो काम करता है, स्टोरेज मटेरियल की तरह। इस तरह जब भी हमको जरूर, हमारे लीवर में, ब्रेन में, मसल में होता है, जब भी हमारी बॉडी को जरूरत होती है, तो इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स ग्लाइकोजन का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज मोनोसैकेराइड। तो ग्लाइकोजन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मतलब एमसीक्यू में याद रखना। एमसीक्यू में क्या याद रखना है भाई? एनिमल स्टार्च, स्ट्रक्चर एमाइलोपेक्टिन जैसा है, बस हो जाएगा। चलो, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बस पढ़ लेना है, कुछ रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल फॉर लाइफ इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। भाई प्लांट और एनिमल दोनों की लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। इंपॉर्टेंट रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, दे फॉर्म ए मेजर पोर्शन ऑफ आवर फूड। आवर फूड के मेजर पोर्शन है कार्बोहाइड्रेट्स। दे आर यूज एज स्टोरेज मटेरियल। भाई स्टोरेज मटेरियल यूज कर रहे हैं एज ए स्टोरेज मटेरियल स्टार्च प्लांट्स में और ग्लाइकोजन एनिमल में। तो प्लांट में स्टोरेज मटेरियल कौन है? स्टार्च। एनिमल में स्टोरेज मटेरियल कौन है? ग्लाइकोजन। सेलुलोज इन द फॉर्म ऑफ वुड इज यूज टू बिल्ड फर्नीचर। जो सेलुलोज है ना, वो वुड के फॉर्म में फर्नीचर बनाने के लिए यूज होता है, और कॉटन फाइबर के रूप में फॉर्म में वो क्लोथ बनाने के लिए, कपड़े बनाने के लिए यूज होता है। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर मैनी इंडस्ट्रीज। भाई बहुत टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए, पेपर इंडस्ट्रीज के लिए, लेकर इंडस्ट्रीज के लिए हमको एज ए रॉ मटेरियल वो प्रोवाइड करता है। दे एक्ट एज ए बायोफ्यूल फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शनिंग को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए वो फ्यूल की तरह वर्क करता है। दे एक्ट एज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के जो प्लांट्स होता है, प्लांट के जो बैक्टीरिया के जो सेल है, प्लांट के जो सेल है, उसमें वो कंस्टिट्यूएंट मटेरियल है। इन लिविंग सिस्टम, कार्बोहाइड्रेट्स ऑल्सो फाउंड इन कॉम्बिनेशन विद द प्रोटीन। भाई प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के साथ कंबाइन फॉर्म में भी मिलता है, लिपिड के साथ भी कंबाइन फॉर्म में मिलता है। तो प्रोटीन के साथ कंबाइन में तो ग्लाइकोप्रोटीन्स, और कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड के साथ कंबाइन होता है तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। तो याद रखना, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे में प्रोटीन के साथ कंबाइन फॉर्म में मिलता है तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट्स कंबाइन फॉर्म में होता है तो हम उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। तो बच्चों, आज हमारा कार्बोहाइड्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल है, वो कंप्लीट हो गया। तो मोस्ट ऑफ द केसेस बायोमॉलिक्यूल के चैप्टर में कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन आते हैं, और कार्बोहाइड्रेट के क्वेश्चन ऐसे है जो इसको समझ के करना है। तो मैंने अच्छी तरह आपको स्ट्रक्चर, सबके स्ट्रक्चर अच्छी तरह पढ़ाया हुआ है, तब कागज में, पेपर में लिख लिख के कर लेना, और स्ट्रक्चर याद कर लो, फिर अपने आप एक बार देख लो कैसे बनता है, बस स्ट्रक्चर वही याद करना है तो आप इजी तरह कर पाएंगे। ओके, चलो, कुछ डाउट इधर पूछना। मेरा मोबाइल नंबर है 9429823055।